अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज टॉप स्टोरीज हैं। क्या कैपेसिटी पेमेंट सरचार्ज से जान छड़ाना मुश्किल है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे हम बात करेंगे। और आपकी हमारी जेब से जो बिजली के बिल निकाले जा रहे हैं, ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है, इस पे गुफ्तगू होगी। उसके बाद केपी हुकूमत तहलील होगी या नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल एक अचानक इंकशाफ कर दिया कि उनको कमिटमेंट दी थी तहरीक इंसाफ ने कि केपी की गवर्नमेंट तहलील कर दी जाएगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पे बात करेंगे। आखिर में जो नजरसानी अपील है, इस पे जजेस का जो बेंच है वो तकसीम है। हसनात मलिक होंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं सबसे पहले बिजली के बिलों की। आसमान से कीमतें बातें कर रही हैं उस पर। आपका बिजली का बिल भी इतना बढ़ चुका है कि अब आपके घर के किराए से ज्यादा आपका बिजली का बिल आता है। तो ये प्रोग्राम, ये सेगमेंट जरूर देखिएगा। हम सबके घरों में जो बिजली के बिल हैं, उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। हमारी जेब से जो पैसा जा रहा है वो निकल के किसके पास जा रहा है, आज के सेगमेंट में हम उस हवाले से बात करेंगे। आज की जो खबर है वो है कि किस तरीके से आईपीपीज को कैपेसिटी पेमेंट की मद में अरबों रुपया दिया जा रहा है, जबकि उसमें से बहुत सारी आईपीपीज जो हैं वो बिजली पैदा कर भी नहीं रही। और ये दावा किया साबिक वफाकी वजीर तवानाई गौहर एजाज साहब ने आज एक ट्वीट की। और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि हुकूमत आईपीपीज मुआहिदों की वजह से बाज पावर प्लांट से बिजली 750 रुपए फी यूनिट के हिसाब से खरीद रही है, जब कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट, जबकि हवा और सोलर से 50 रुपए फी यूनिट के हिसाब से ऊपर कीमत पर खरीद रही है। इन महंगे तरीन आईपीपीज को की गई अदायगी 1.95 ट्रिलियन रुपए है। हुकूमत एक प्लांट को 15% लोड फैक्टर पर 140 अरब रुपए, दूसरे प्लांट को 17% लोड फैक्टर पर 120 अरब रुपए और तीसरे प्लांट को 22% लोड फैक्टर पर 100 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदायगी कर रही है। ये सिर्फ 3 प्लांट्स के लिए 370 अरब रुपए बनते हैं। हमें बिजली 60 रुपए फी यूनिट बेची जा रही है। ये सिर्फ इन करप्ट ठेकों, बदइंतजामी और नाअहली की वजह से है। सबको अपने मुल्क को बचाने के लिए इन मुआहिदों के खिलाफ उठना चाहिए जो सिर्फ 40 खानदानों को मुनाफा दे रहे हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोग ये ना जानते हो कि कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है, तो आसान जबान में आपको समझा देते हैं। मुल्क में बिजली की बढ़ती हुई तलब और लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मुख्तलिफ हुकूमतों ने आईपीपीज के साथ माजी में मुआहिदे किए। अब इन प्राइवेट कंपनियों को बिजली पैदा करने या ना करने के बावजूद भी माहाना अरबों रुपए की अदायगी की जाती है, जिसे कैपेसिटी पेमेंट कहा जाता है। अब सिर्फ ये मुलाहिजा कीजिए कि गुज़श्ता 10 सालों में कैपेसिटी पेमेंट में इजाफा कितना हुआ है। 2013 की फिगर्स अगर हमारे सामने है, क्योंकि उस वक्त वजीर आजम साहब ने खुद रिवील किए थे, 185 अरब रुपए 2013 में हमने कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा किए। और जो लगभग अंदाजा था उसके बिल्कुल हूबहू 2024 में ये कीमत बढ़ के 2010 अरब रुपए हो चुकी है। आप इसमें एक्सपोनेंशियल राइज देखिए और अगले साल इसमें मजीद इजाफा होगा और इजाफा होता ही चला जाएगा। इन 10 सालों में तकरीबन 1800 अरब रुपए इसमें इजाफा ऑलरेडी हो चुका है। इससे आगे कितना इजाफा होगा, वो किसकी जेब से जाएगा, ये एक बहुत बड़ा अहम सवालिया निशान है। जब कैपेसिटी पेमेंट होती है तो ठीक है, ये बड़ी एक बहुत फैंसी सा वर्ड है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये आपके बिल को अफेक्ट कैसे करता है, ये भी आसान जबान में आपको समझाए देते हैं। बिजली के बिल में फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट 18 रुपए 39 पैसे मुकर्रर है। बिजली की फरोख्त में कमी की वजह से पावर प्लांट्स बंद भी हो जाते हैं, लेकिन उसकी वसूली बिजली के बिल से होती रहती है। लोगों की सोलर पर मुंतकली से नेशनल ग्रिड स्टेशन वो वसूली बाकी लोगों के बिजली के बिलों से करते रहते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो आईपीपीज लगी हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इनकी ओनरशिप किसके पास है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक ब्रेकडाउन है। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन कितने आईपीपी प्लांट्स हैं जिनको पेमेंट हो रही है लेकिन वो बिजली बना नहीं रहे, ये बड़ा दिलचस्प फैक्ट है और ये भी आज हम आपके साथ शेयर करते हैं। 3 ऐसे आईपीपी प्लांट्स हैं जो बिल्कुल बिजली पैदा नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उन्हें कैपेसिटी पेमेंट के मद में ये पैसे जा रहे हैं। 37 प्लांट्स ऐसे हैं जो कि 25% से कम बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको मुकम्मल तौर पर पेमेंट की जा रही है। 60 प्लांट्स ऐसे हैं जो 25% तक या से थोड़ी सी ऊपर बिजली प्रोड्यूस करते हैं और इनको भी मुकम्मल पेमेंट की जा रही है। एक छोटा सा आपको खाका दिखाते हैं। ये जो 3 कंपनीज हैं जिनको 0% उनकी इस वक्त बिजली बनाने की जो सलाहियत है, वो नहीं बना रहे बिजली, लेकिन उनको फिर भी पैसे मुकम्मल दिए जा रहे हैं। ये जो डेटा है गौहर एजाज साहब ने शेयर किया, उनसे ही इस हवाले से हम बात भी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो आईपीपीज है, ये मिल्कियत किसकी है, ये एक अहम सवाल है कि भाई अगर इतने महंगे मुआहिदे हुए हुए हैं तो क्या हम इसको रीनिगोशिएट नहीं कर सकते? क्या बैरून मुल्क से कंपनीज हैं? क्या कोई वाटर टाइट किस्म के ऐसे मुआहिदे हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर चैलेंज हो सकते हैं? तो हम ये रीनिगोशिएट क्यों नहीं कर रहे और हम क्यों पैसे दिए जा रहे हैं?
ये ब्रेक डाउन भी आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में जो 28% IPPs हैं, ये पाकिस्तान की जो प्राइवेट सेक्टर है वो ओन करता है। हुकूमत 52% IPP प्लांट्स जो है वो चलाती है और वो ओन करती है। जो बैरूनी ममालिक उनकी मिल्कियत है, उसमें चाइनीज हैं, वो 20% के करीब है। यानी अगर इसका ब्रेक डाउन देखें तो पाकिस्तानियों की मिल्कियत में ये 80% IPP प्लांट्स हैं जो पाकिस्तानी ओन करते हैं, चलाते हैं और जिनकी कैपेसिटी पेमेंट वो वसूल भी करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वजीर आजम, अहम ओहदों पे राजमान भी रह चुके, ये कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से मुआहदे भी हो रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि भाई ये क्या बिडिंग का प्रोसेस फेयर था, क्या ट्रांसपेरेंसी थी इसके अंदर, और क्यों नहीं उस वक्त हमने इंश्योर किया कि बेहतर मुआहदे किए जाए, तो उन्होंने एडमिट किया कि बिडिंग के प्रोसेस जो था वो होना चाहिए था, क्योंकि सर्दी में ये प्लांट्स इस्तेमाल नहीं होते। हमें शुरू के चंद प्लांट्स IPP जो है अपफ्रंट टैरिफ पे लगाने चाहिए थे, उसके बाद आप बिड कराते टैरिफ के ऊपर। हम प्लांट डिफाइन भी करते, कहते हैं जी इस किस्म का प्लांट होगा, आप एक एफिशिएंसी लेवल दे देते, बिड कराते, मार्केट बेस्ड बिड आ जाती है। 18% रेट ऑफ रिटर्न ने टैरिफ में गारंटी किया हुआ, और फिर टैरिफ बनाना भी नहीं आता, मार्केट कंडीशंस का पता नहीं होता नेपरा को। हमारी पर कैपिटा जो कंजम्पशन है बिजली की आज भी इंडिया के मुकाबले में आधी है। विंटर पूरे 4-5 महीने आपकी डिमांड 8-9 हजार से ऊपर जाती नहीं है, आपको सारे प्लांट बंद रखने पड़ते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बहुत ही अहम नुक्ता उठाया कि ये फेयर बिडिंग उस वक्त नहीं की गई है। शुरू के कुछ प्लांट्स लगा देते क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जी क्राइसिस था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये मुआहदे किए गए उसमें शफाफियत नहीं थी। वजीर तवानाई अवैस लगारी साहब, उनसे जब राब्ता किया गया, उनसे जब इनसे मुतालिक बात की गई, तो उन्होंने कहा कि इस मौके पे IPP के हवाले से जो भी सवालात उठाए जा रहे हैं, जो खदशात का इजहार किया जा रहा है, ये किसी एजेंडे के तहत हो रहा है। ये पहले खामोशी थी, अब यक्का क्यों याद आ गया, ये सवाल उठाया लगारी साहब ने। सुनिए। अपने वक्त के अंदर बोलना ना, आके सोशल मीडिया के ऊपर और टीवी के ऊपर बैठ के बैंड बजा देना, अपनी चीप पॉपुलैरिटी के लिए, कोई और मकसद होंगे इसके लिए ये लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन हम इनसे बेहतर रिफॉर्मिस्ट हैं। रिफॉर्म्स बहरहाल इस वक्त नजर नहीं आ रहे। ख्वाजा आसिफ साहब जो हुकूमत के बड़े आम वजीर हैं, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के करीब भी हैं, इसका मतलब है कि वो पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर शायद ये बाबात नहीं की। उनको ट्विटर पे आकर ये बात करनी पड़ रही है, और आज उन्होंने ट्वीट की। उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों में कैपेसिटी पेमेंट का मसला जरूर है, और 35.5 रुपए फी यूनिट की बुनियादी टैरिफ में कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन 18 रुपए फी यूनिट है। इसलिए ये उन्होंने कहा है कि इसको रिव्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि लोग टैक्सेस भी देते हैं और फी यूनिट कीमत में कमी लाई जा सकती है, यानी कि इस पूरे अमल को दोबारा तौर पे देखा जा सकता है। सो वो अग्री कर रहे हैं कि कैपेसिटी पेमेंट के मसाइल हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के, बिजली के बिलों की वसूली के, ये भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई आके वो ट्विटर पे क्यों कर रहे हैं, अपने वुज़रा आपस में बात करें। अगर रिफॉर्म्स करने हैं तो बताएं कि क्या रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, क्योंकि इस मरतबा गर्मियों के अंदर अवाम बहुत गुस्से में है। शायद ये गर्मियों में लोग फिर ये सह जाएं, लेकिन इसके बाद जब ये टैरिफ रेट मजीद बढ़ेगा, कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ेंगी और लोगों के घरों में शायद खाने के पैसे भी ना हो, उनको सारी पैसे तनख्वाहों के बिजली के बिल में चले जाएं, तो एक तशवीशनाक सूरत हाल हमें मुस्तकबिल में नजर आ रही है। डॉक्टर गौहर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक निगरान वजीर रह चुके हैं, लाहौर से हमारे साथ बराह रास्त है। बहुत शुक्रिया गौहर साहब। आपकी ट्वीट में देख रही थी आज, एक तो सबसे पहले जो कुछ डेटा भी आपने शेयर किया उसमें कि कितनी फीसद कंपनियां जो हैं वो कम कैपेसिटी पे चलने के बावजूद उनको अदायगी हो भी रही है। जस्ट टू गेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, ये जो डेटा आपने शेयर किया है, जो डेटा आपसे एक्यूमुलेट किया है, ये आपने कहां से इसको जॉट डाउन किया है, ये कैसे एनालिसिस किया है, अगर थोड़ा सा हमें इस हवाले से पहले बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मारिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से कौम को बताया कि जो है वो कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है। आपने दूसरी बात बताई कैपेसिटी पेमेंट के बाद के अवाम कितनी तकलीफ में बिजली के बिलों की वजह से। तीसरी आपने बात बताई कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने खुद जो है कहा कि हमने प्लांट लगाने चाहिए थे, कुछ लोगों को आसान दे देते, लेकिन उसके बाद हमें जो है बिडिंग करानी चाहिए थी, उसके बाद ये प्लांट लगने चाहिए थे। और आपने जो है अवैस लगारी साहब की बात भी बताई कि ये जरूर कोई एजेंडा है जिसके तहत आज सवाल उठाया जा रहा है। ये वफाकी वजीर खुद काबीना में थे, उस वक्त इन्होंने कोई नहीं सवाल उठाया। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक एक करके देता जाता हूं। कैपेसिटी पेमेंट पे मुझे जो है वो 1 जुलाई को पूरी सनत मेरे पास आई और सनत ने कहा कि जनाब हमने 240 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी थी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर को हम अपने बिलों से दे रहे थे, वो SIFC ने फैसला किया पिछली केयर टेकर कैबिनेट ने, और उसमें से जो है वो हुकूमत ने एग्री कर लिया है कि वो क्रॉस सब्सिडी खत्म करेंगे
اور وہ کراس سبسڈی ختم کر کے انڈسٹری کا ٹیرف جو ہے وہ آپ نے SIFC میں 9 سینٹ کہا تھا، لیکن آج بھی 16 سینٹ ہوگا. میں پچھلے 8-9 مہینے جو ہے وہ حکومت کے لیے کام کیا میں نے، چاہے وہ صنعت تھی، چاہے کامرس تھی، چاہے انویسٹمنٹ تھی، اور جو کچھ میرے ذمہ تھا میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے ملک کے لیے کام کیا. اور اس سال آپ کی $3.5 بلین کی ایکسپورٹ بڑی بھی ہے. اور میں بار بار ہر کیبنٹ میں کہتا رہا کہ پاکستان کی مینوفیکچرنگ نہیں چل سکتی جب تک کہ آپ کے بجلی کے ریٹ ٹھیک نہیں ہوں گے. بجلی کا ریٹ پورے ریجن میں 9 سینٹ ہے، کیوں 16 سینٹ ہے؟ اور وہ ساری بات کی تحقیق کر کے میں نے نکال کے دیا کہ کون سا ملک ہوتا ہے جہاں پہ صنعت سبسڈائز کرتی ہے ادر کنزیومرز کو. اب صنعتوں سے تھوڑی سبسڈی دینی ہے، اگر کوئی سبسڈی کسی سیکٹر کو دینی ہے تو حکومت اپنے بجٹ سے دے، اسی لیے ٹیکس دیا جاتا ہے اور اس کو ایگری کیا گیا اور وہ پوائنٹ لیا جا. تو جب یہ میں نے سامنے چیزیں دیکھی اور میں نے دیکھا کہ $7.13 دوبارہ ٹیرف ہے، اور میں نے رپورٹیں پڑھنی شروع کی، تو میں جیسے جیسے رپورٹ پڑھتا چلا گیا میں نے یہ جملہ بولا ہے کہ میں حیران نہیں ہوا، میں روتا چلا گیا. میں نے یہ جملہ بولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ 1.95 ٹریلین روپیز میں نے آج صبح نکال کے آپ کو دیا کہ پیمنٹ ہو چکی ہے. 160 ارب روپے کے بل نیپرا کے پاس پڑے، یہ اور پیمنٹ ہونی ہے. یہ 2.11 ٹریلین نیپرا نے حساب بنا کے دیا ہے. یہ ہمارے پاس بل آئے ہوئے ہیں جس کی پیسے دیں گے. اب بار بار ویس لغاری صاحب کہتے ہیں 18 روپے کچھ پیسے ہمارا کیپیسٹی چارج ہے. وہ یہ بھول رہے ہیں کہ اس میں IPP کے علاوہ ہمارے پاس ہائیڈل بھی ہے، IPP کے علاوہ ہمارے پاس پرانے جینکوز بھی ہیں، IPP کے علاوہ ہمارے پاس پرانی کیپیسٹی بھی ہے. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ IPP جو ہمارے جو ان کے یونٹ جنریٹ ہو رہے ہیں ان کی کاسٹ آپ کی 24 روپے یونٹ ہو گئی ہے جو ان IPP کی ہے، اور ان کی جو آپ کی کنزمپشن آ رہی ہے وہ جو ڈیٹا بھی ہے وہ 100 ارب یونٹ سال کے بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ اپنے ہائیڈل وہ نہیں ہے IPPs، اس سے علاوہ جو جینکوز ہیں یا پرانے پلانٹ ہیں وہ نہیں ہے IPPs. آپ دونوں کو اکٹھا کر کے 18 روپے کچھ پیسے بول رہے ہیں. میں صرف IPP کی بات کر رہا ہوں جو لگے ہیں 23,400 میگا واٹ، جس کو قوم کے اوپر جو ہے جو پرانی چیزوں کو بھی ڈال کے ہمارے پہ اس کا بوجھ پڑا ہوا ہے. آپ کو میں نے ڈیٹا آج شیئر کیا ہے صرف 3 پلانٹوں کا ماریا. میں نے کہا کہ ایک پلانٹ کو آپ نے 15% پہ چلنے کے بعد ایوریج آپ نے ایک ایک کر کے 3 پلانٹ کو 370 ارب 37,000 کروڑ. میں پھر بول رہا ہوں ہم 37,000 روپے کی بلوں کی بات کر رہے ہیں جس پہ عوام کو تکلیف ہے. 37,000 کروڑ 3 پلانٹوں کو دے دیا گیا ہے جو کہ 15% بھی نہیں چلے. اگر اس کو ہم کہیں کہ یہ ہمارا IPP ایگریمنٹ ہے اور اس IPP ایگریمنٹ کے تحت وہ چلے نہ چلے ہم نے پیسے دینے ہیں، وہ ایگریمنٹ کس نے کیا ہے؟ ان میں سے 3 میں سے 2 پلاٹ حکومت کے اپنے ہیں، ایک پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اب 52% آج کے دن جو IPP لگے ہیں حکومت کے، تو حکومت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر میں اپنے پلانٹوں کو جو میں نے لگائے ہیں جو کہ نہیں چل رہے، اگر میں ان کو چلوانے کی کوشش کروں گا یا میں ان کو کہوں گا کہ تمہیں کیپیسٹی پیمنٹ تب دوں گا جب تم بجلی بناؤ گے، تو انویسٹر کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا. کیا گورنمنٹ کے خلاف انویسٹر کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا جو اس نے CEOs لگائے ہوئے؟ کیا بول رہے ہیں؟ نمبر 2 یہ بولتے ہیں کہ جناب یہ کانٹریکٹ ریوائز ہی نہیں ہو سکتے، یہ ٹیک اور پے. کس کے؟ 52% تو گورنمنٹ کے اپنے ہیں. ارے جتنی بجلی بنائے اس کے پیسے دیں. اس 37,000 کروڑ روپے میں سے 22,000 کروڑ روپے حکومت کے ان 3 پلانٹ میں سے 2 پلانٹ ہے. میں کہہ رہا ہوں نا یہ جو 2.13 ٹریلین ہے اس میں 52% گورنمنٹ کے ہیں، 28% پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، 20% جو ہے ہم چھپ جاتے ہیں پیچھے کہ یہ فورن انویسٹر ہیں. ارے آپ بیسک تو شروع کریں 52% سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کیپیسٹی پیمنٹ کو آپ کہیں جو بجلی بنائے گا. ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ عوام کا 2,11,000 کروڑ روپے ان لوگوں میں بانٹ دیں، ان پلانٹوں میں بانٹ دیں جو بجلی بنا ہی نہیں رہے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اور آپ ان کو پوچھے بھی نہیں کہ اس میں اب تھوڑے سے ٹیکنیکل سوال تو یہ پہلی کیپیسٹی پیمنٹ آتے. یہ میرا پوائنٹ ہے کہ جو ماریا جو بجلی بنائے، میں کہتا ہوں اس بجلی بنانے سے سب سے سستی اس کی کاسٹ لیں اور آپ ایک ایکسچینج کریٹ کیے، پاور ایکسچینج کریٹ کریں. سنگل بائر نہیں ہونا چاہیے. ان پاور پرچیز ایگریمنٹ سے پہلے گورنمنٹ شروعات کرے اپنے پاور پرچیز ایگریمنٹ میں کہ جتنی بجلی بنائیں گے اتنے کے پیسے دیں گے. آپ دیکھیں عوام کے پاس یہ جو میں ساری باتیں کر رہا ہوں کیپیسٹی کی، اور میں کہہ رہا ہوں یہ 24 روپے ہے، یہ 8 روپے ہونی چاہیے. لیکن گور صاحب اس میں دو تین عام سوال ہیں. دو تین پوری دنیا کا اصول کیپیسٹی کا 2.9 ٹھیک ہے. اس میں 2-3 عام سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ جو معاہدے ہوئے ہیں یہ لانگ ٹرم معاہدے ہیں، اس کے اندر ڈالر کی قیمت کو بھی مد نظر رکھا ہے کیونکہ وہ بھی ڈیویلیو ہوتا ہے جب پیسہ
اس کے علاوہ پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے بھی آف کورس قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. سو میرا پرائمری سوال ہے کیا یہ جو دونوں فیکٹرز ہیں ان کی قیمت کی فلکچویشن کی وجہ سے بھی ہمیں زیادہ پیسہ دینا پڑ رہا ہے یا یہ کانٹریکٹ ہی بیڈلی نیگوشیٹڈ تھے اس وقت جب بھی کیے گئے؟ ہمارے یہاں یہ جو پچھلا سال ہے آج کے دن 30 جون کو 280 روپے کا ڈالر تھا, آج کے دن 278 روپے. کوئی کرنسی پچھلے 12 مہینے میں ڈیویلیو نہیں ہوئی. نمبر 1. تیل کی قیمت ہمارے ہاں پچھلے سال کے مقابلے میں کل ہو گئی ہے. کوئلے کی قیمت کم ہو گئی ہے. دنیا کے اندر گیس کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. ہمارے ہاں مس مینجمنٹ ہے ہمارے یہاں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پچھلے سال یہ کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے اس سے 600 ارب بڑھ چکی ہے. اگلے سال ہم کہہ رہے ہیں 2.1 کی 2.8 ٹریلین ہو جائے گی, 700 ارب روپے اور بڑھ جائے گی. سارا مسئلہ کیا ہے؟ 23,400 میگا واٹ کے نئے کارخانے لگ گئے ہیں. ٹوٹل ہماری کیپیسٹی 43,000 میگا واٹ ہے. گرمیوں میں جیسے ہم نے شاہد خاقان صاحب نے بھی کہا 7 سے 8,000 میگا واٹ سردی کی کنزمپشن ہے. گرمیوں میں میکسیمم 22,000 میگا واٹ ہوتی ہے. لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے, ٹرانسمیشن لائنیں ہی نہیں ڈالی. یہ سارے پلانٹ تو 6 سال پہلے لگ چکے ہیں. ناؤ یہ کنٹینیوس مس مینجمنٹ, انکمپٹنس, اور میں اس کے بعد کہہ رہا ہوں کرپشن, یہ تینوں چیزیں اس معاملے میں, اور یہ سب کچھ کہہ رہے عوام دے دے کہ اگر کوئی پلانٹ نہیں چل رہا اس کے پیسے عوام کو دے دو 15,000 کروڑ روپے. یہ 15,000 روپے نہیں ہے, یہ 15,000 کروڑ ہے. نہیں چل رہا دے دو. 0 یونٹ 15,000 کروڑ دے دو ایک آدمی کو, 0 یونٹ دوسرے کو دے دو 14,000, تیسرے کو دے دو 10,000. 1,000 کروڑ روپے تو ایسے بانٹ رہے ہیں جیسے 1,000 روپے بانٹ رہے ہیں. 1,000 کروڑ تو پتہ نہیں کتنی فیملیز کو بانٹ دیے, اور پلانٹ نہیں چل رہے, کوئی آدمی پریشان نہیں ہے. جو یہ میں نے اس کو جو ہے ایک اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس کو ایک مقصد بنایا کہ پاور سیکٹر ہمارے ملک کو اس وقت لے کے بیٹھا ہوا ہے. نہ یہ صنعت چل سکتی ہے, نہ یہ ایکسپورٹ کی صنعت چل سکتی ہے, نہ یہ ڈومیسٹک کنزیومر دے سکتا ہے, نہ کمرشل کنزیومر دے سکتا ہے, کوئی بھی نہیں دے سکتا. اور ہم اس کو روک نہیں رہے, اس پرابلم کو ہم اور بڑھنے دے رہے ہیں. ہم اس کو آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو بولے گا اس کی گردن کاٹ دیں گے. اچھا, چونکہ آپ روکنے پہ آ گئے تو obviously یہ جو معاہدے ہوتے ہیں یہ لیگل ڈاکومنٹس ہیں. اس کے اندر کیا ایسی شکیں موجود ہیں, ایسی کلازز موجود ہیں کہ ایک پارٹی جو ہے وہ رینیگوشیٹ کرے یا اس کو کہے کہ ہم اس کو ریویو کریں گے, کیونکہ یہ تو لانگ ٹرم معاہدے کیے ہوئے نا, تو یہ ہے تو آفٹر آل لیگلی بائنڈنگ. ماریا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا یہ کہ معاہدے ہیں, اور میں یہ کہتا ہوں ڈیم اف یو ڈو اٹ, ڈیم اف یو ڈونٹ ڈو اٹ. رائٹ, آئی ایگری ود اٹ. یہ معاہدے ہیں, پہلے تو 52% گورنمنٹ کے اپنے ساتھ ہیں, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اس کو کنورٹ کرے صبح ٹیک اینڈ پے میں. بجلی بنائے گے جتنے اس کے پیسے دیں گے, اور اس کو بولیں بجلی بنائے اس وقت صبح کے صبح ایکسچینج بنے گا, صبح بنے گا. آپ کو میں بتا رہا ہوں صبح کہیں گے کہ جناب کیسے بجلی دینی ہے, بٹ کوئی بودرڈ نہیں ہے کیونکہ کسی کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے بند کرنے کی, کیونکہ عوام نے پیسے دینے ہیں. سیکنڈ, اب پرائیویٹ سیکٹر کے کانٹریکٹس ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کے کانٹریکٹس پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں. ایک پروجیکٹ $100 ملین کا لگا ہے ونڈ میں, اس کی ایکچوئل قیمت $50 ملین ہے. یہ بیسک کانٹریکٹ کی ٹرم ہے کہ کانٹریکٹ میں کسی صورت میں بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے. کانٹریکٹ کی کسی ٹرم میں کسی جگہ پہ اگر جو ہے آپ نے بے ایمانی کی ہے, آپ نے مس اسٹیٹمنٹ کیا ہے, تو وہ کانٹریکٹ کسی جگہ ایکسپٹ نہیں. یہ سارے کانٹریکٹ جو ہیں وہ سب غلط ہیں. ہم ایک ایک کانٹریکٹ کو دیکھ رہے ہیں. ماریا, آن بہاف آئی ہیو ہائرڈ دا بیسٹ لا ٹیم ٹو لک انٹو دیز کانٹریکٹس. ہر کانٹریکٹ جس کو دیکھ رہے ہیں, کول کا پاور پلانٹ یہاں لگا ہے $2 بلین کا, وہ $1 بلین کی اس کی ویلیو ہے. ہمیں اس کا فورنزک آڈٹ, اگر حکومت سیریس ہے, اگر حکومت چاہتی ہے کہ میں اس مسئلے کو عوام کا حل کروں, تو آج کے دن حکومت یہ اناؤنس کرے کہ ہم تمام پروجیکٹس کا فورنزک آڈٹ کرائیں گے, اس کی ویلیویشن کا. سب ابھی لگے تھے, ہر پروجیکٹ دگنی قیمت پہ لگا ہوا ہے. یہ تمام کانٹریکٹ اس کا فورنزک آڈٹ کروائیں نیب سے, صبح کروائیں. آڈٹ کمیٹی جو ہے ٹاپ اکاؤنٹنٹ فرم لے کے آئے, ہم اس کی کاسٹ دینے کو تیار ہیں. وی ول پے دا کاسٹ. بہت شکریہ. لیکن اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ انما الاعمال بالنیت. ہر عمل کا دار و مدار, سارے عملوں کا دار و مدار نیت. صحیح, بہت شکریہ. نیت کیا ہونی چاہیے کہ مجھے عوام کے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جو فورینزک کے حوالے سے حکومت کو انہوں نے آفر کر دی ہے کہ یہ جو سارے معاہدے ہیں ان کو ریویو کرنا چاہیے. سارے بات میں جو سب سے دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جینوئنلی اسٹرگل کر رہے ہیں. وہ بجلی کے بل اپنے نہیں دے پا رہے ہیں, اپنی بائکس بیچ کے, اپنے گھر کا زیور بیچ کے, اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ کمپرومائز کر کے
के इस वक्त अपने बिल भर रहे हैं, और अगर इस साल ये हाल है, अगले साल तो अगर मजीद कैपेसिटी पेमेंट दी गई तो मामला बिल्कुल हाथ से निकल जाएगा। कोई खौफे खुदा करे, कुछ लोगों की जिंदगी में रिलीफ लाए, ये छोटे मोटे रिलीफ जो कह देते हैं जी कुछ यूनिट कम कर दी, कुछ यूनिट डाल दी, ये जो ज्यादा बड़ी वारदातें हैं इनके ऊपर फोकस करें। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे थोड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया केपी असेंबली तोड़ने की गारंटीज दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्या माजरा है? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। कल अचानक मौलाना फजल रहमान साहब का एक इंटरव्यू मंजर-ए-आम पे आया जहां पर उन्होंने दावा कर दिया कि तहरीक इंसाफ के साथ उनकी गुफ्तगू हो रही है, मामलात काफी आगे बढ़ चुके हैं। यहां तक मौलाना साहब ने कह दिया कि इधर भी बात आ चुकी है कि कहीं तय हो गया है कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ने पे आमादा है तहरीक इंसाफ। मौलाना साहब ने क्या कहा, सुनी। बात जो पीटीआई की तरफ से आई है, पीटीआई हर चंद की उनकी हुकूमत केपी में है, तब भी वो इस्तीफों की बात पे आ गए हैं और का बरबड़ा कह रहे हैं कि हाँ नया इलेक्शन होने चाहिए और असेंबली तहलील कर ली जाए। एक कमेटी अनाउंस कर रही है, उस कमेटी के कन्वीनर होंगे कामरान मुर्तजा साहब, उनकी जो अरकान होंगे तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के पार्लिमानी लीडर मौलाना लुत्फुर रहमान होंगे, साथ हमारे साबिक एमपीए मौलाना फजल गफूर होंगे, जमीयत के जो मरकजी तर्जमान हैं असलम गौरी साहब होंगे, और हमारे जो मरकजी नाजिम हैं मौलाना अमजद खान साहब लाहौर से। इन पर मुश्तमिल हमने कमेटी अनाउंस कर दी है। मौलाना फजल रहमान साहब एक सियासी जमात के सरबराह हैं, तो उनकी तरफ से जब ये बयान सामने आया तो जाहिर सी बात है किसी जिम्मेदार तरीके से इसकी छान पटक करने के बाद ही मौलाना साहब ने बात की होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने देखा तहरीक इंसाफ का इस पर रद्द-ए-अमल आया। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि अमीर जेयूआई मौलाना फजल रहमान साहब से असेंबली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई मुशावरत हुई ना, ऐसा कोई फैसला हुआ है। ये मामला है क्या, और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के साथ तहरीक इंसाफ के मामला कहां तक पहुंचे, इस पर बात करेंगे। असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि जाती तौर पे वो राब्ते में भी रहे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। तो ये कल की जो बात है, जो मुलाकात है, इस कॉन्टेक्स्ट में उनसे ही बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम असद साहब। जी, मौलाना साहब का जो कल ये बयान सामने आया है, उन्होंने तो बड़े एतमाद से कहा है कि आपकी हुकूमत होने के बावजूद आप इस नुक्ते तक आ चुके हैं कि इस्तीफों पे भी गौर किया जा सकता है। मौलाना साहब को क्या ये गलतफहमी हुई है या वो जो कह रहे हैं उस बात में वजन है? देखिए, सबसे पहले ये कि कल मौलाना साहब से मेरी बात हुई और जो उसके स्टेटमेंट को खासकर एक चैनल ने जो है ना वो जिस तरह उसको कोट किया, वो उसके बारे में जो है ना एक मिसकंसेप्शन पैदा हो गई। हमने आपस में भी राबिता किया, मौलाना साहब के साथ हमारे राबिते जो है एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, हमारी कमेटीज जो है ना आपस में बन चुकी हैं। एक हमारा पहले मुतालिबा था कि हम अपनी मैंडेट की वापसी का डिमांड करते थे, अब हम री इलेक्शन की मुतालिबा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि आइंदा जो भी इलेक्शन हो, अभी क्योंकि ये हुकूमत जो है ना इनकी पास कोई मैंडेट नहीं है, ये जाली तौर पर जो है ना इस वक्त हुकूमत पे बराजमान है और इनसे मुल्क नहीं चलाया जा सकता। तो रास्ता इसलिए आप नए इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन असद कैसा, मुझे थोड़े से यहाँ पे दोबारा आपको मैं मौलाना साहब की स्टेटमेंट सुनवाना चाहती हूँ क्योंकि वो बड़े वाजे तौर पर ना कि अपने अल्फाज में वो कह रहे हैं कि ये बात आपकी यहाँ तक आप बात आ चुकी है। मुझे इसमें डिस्टॉर्शन नजर नहीं आई, मुझे इसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया। आप दोबारा सुन लीजिए, मे भी शायद मैं इसको बेहतर मैं भी सुन लूं। क्या कहा मौलाना साहब ने, सुनी। मुस्बत बात जो पीटीआई की तरफ से आई है, पीटीआई हर चंद की उनकी हुकूमत केपी में है, तब भी वो इस्तीफों की बात पे आ गए हैं और का बरबड़ा कह रहे हैं कि हाँ नया इलेक्शन होने चाहिए और असेंबली तहलील कर ली जाए। एक कमेटी जी, वो कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत नहीं है, फिर भी आप इस नुक्ते पे आ गए। इज वेरी क्लियर इसमें असद कैसर साहब, तो उसमें मुझे कोई तोड़ मोड़ नजर नहीं है। तो हम जो बात कर रहे हैं ना मैडम, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। और वो ये कि जो हमारी बानी चेयरमैन इमरान खान ने कैटेगरिकली कहा है कि हम री इलेक्शन चाहते हैं, तो री इलेक्शन का मकसद ये है कि ये जो इस वक्त हुकूमत है इनके पास मैंडेट नहीं है और ये इसके जो है ना ये जो बैठे जाली तौर पर बैठे हैं और हम चाहते हैं कि नया इलेक्शन हो, फेयर एंड फ्री हो, ट्रांसपेरेंट हो। और पहले तो हमारा सिर्फ मुतालिबा यह था कि हम सिर्फ
मैंडेट की वापसी की बात कर रहे थे। अच्छा। अभी हमारे बानी चेयरमैन ने कैटेगरिकली रिलेक्शन की बात की, तो इसमें थोड़ी चीजों में, मैसेजिंग में, कोई कम्युनिकेशन में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या वो हुई, वो अदर बात है, लेकिन इस पे तो हमारा मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है कि ये हुकूमत जो है ना, सर तो वो कैसे करेंगे? क्या उसमें सियासी तौर पे कहीं पहले मरहले पे खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से इस्तीफे देना भी ऑप्शंस में मौजूद है? नहीं, देखिए सब ये है कि हम हालात के मुताबिक देखेंगे, कोई ऐसे वक्त कोई प्रपोजल मौजूद नहीं है, और हमने जो पहला हमने जो एक्सपीरियंस की है हम उसको सामने रखते हुए फैसले करेंगे। लेकिन चूंकि ये उस वक्त के हालात के मुताबिक डिसीजन करनी है, तो वो हमारी कोर कमेटी और हमारी पॉलिटिकल कमेटी डिसीजन देगी, और हमारे जो है ना बाइन चेयरमैन से जो है ना हम उससे भी एडवाइस देंगे, उसके मुताबिक जो सिचुएशन होगी। लेकिन इस बात पे हम मुत्तफिक है कि ये हुकूमत जो है ना नाजायज हुकूमत है, ये हुकूमत जो है ना इलिजिमेट हुकूमत है। और अभी तो ये छोड़े, अभी जिस हद तक ये जा रहे हैं, मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी मेरे साथ कल पंजाब के हमारे MNAs मिले हैं, उन्होंने कहा कैटेगरिकली कि हमें बड़े बड़े ओहदों की ऑफर आ रही है, हमें बड़े बड़े पैसों की ऑफर आ रही है। कौन से ओहदों के ऑफर्स हैं? कौन से ओहदों के ऑफर्स हैं और कौन कर रहा है? ये PMLN कर रही है, कोई और कर रहा है? वफाकी हुकूमत कर रही है, वफाकी हुकूमत कर रही है। मैंने जो बात की है, मैं कोई गैर जिम्मेदार आदमी नहीं हूं ना, मैं कोई हवा में बात करता हूं। ये मैं आपके सामने कहता हूं कि हमारे तमाम MNAs को ऊपर जो है ना 3 किस्म के प्रोफेशन, या जो है ना कैबिनेट में शामिल हो जाओ, या आप जो है ना जितना आपको पैसे चाहिए, या अगर नहीं करते तो आप नैब की और एंटी करप्शन की केसेस का मुकाबला करो, या उसको जो है ना, ये आप देखिए हमारा माजम जतोई को जिस तरह जो है ना अगवा किया गया, ये अभी जो दस्ती के खिलाफ जो जिस तरह रवैया रखा गया, तो यानी हर MNA, यानी हमारा ख्वाजा शिराज, जितने MNAs हैं, उसके ऊपर तो उन्होंने जमीन तंग की हुई है, उसके खिलाफ जितने केसेस लगा कर रहे हैं, जितना उसको तंग किया जा रहा है, तो ये इन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। यानी मुल्क से चला नहीं जाता, मुल्क में इस वक्त आग व खून का खेल खेला जा रहा है, पूरे मुल्क में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल है, मुल्क में जो है ना इस वक्त इकोनॉमी बैठ गई है, मुल्क में इस वक्त आपकी जो है ना पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें किस हद तक पहुंच गई है, और ये मजीद जो है ना मुल्क में अनस्टेबिलिटी और इस किस्म का, और कहते हैं कि कभी आर्टिकल 6 लगाएंगे और कभी कहते हैं कि हम जो है ना पार्टी को बैन करेंगे। तुम मुल्क को किस तरह ले जा रहे हो? मुल्क में अनारकी तुमने पैदा किया है। इसलिए हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में हम जुम्मे के दिन जो है ना एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के जरिए थ्रू हम बैनर के नीचे हम पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकालेंगे, एहतजाज करेंगे। कुछ दिन पहले मैं देख रही थी आपसे एक मंसूब स्टेटमेंट टेलीविजन पे चली, उसकी तकदीद या तस्दीक कर दें कि कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी से बात करने की कोई गुंजाइश मौजूद है, ये आपसे मंसूब स्टेटमेंट थी। तो क्या पीपल्स पार्टी की तरफ कभी कोई नरम गोशा उस तरफ हो सकता है सियासी तौर पर एक अलायंस बनाने के लिए? नहीं, कोई इस किस्म की हमारे साथ जो है ना न राबिता किया गया है, न मैंने कोई स्टेटमेंट दिया है, न इस पर कोई बात हुई है। मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, फिर मुझे जो मुतालिका इदारा है, चैनल है, उसने मुझे राबिता किया, उसने डिनाई किया कि ये तो फर्जी तौर पर हमारा एक फोटो शोटो और वो लगाई गई है, हालांकि हमने ये खबर नहीं चाहिए। मुझे उसका जो वो था, जो उसका सीनियर जो इंचार्ज था या जिम्मेदार, सर राबिता क्या है, मतलब कोई सारा चीज जो डिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलाई जा रही है, हमें एहतियात करना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, जो आपने कहा एहतजाज की बात होगी, इससे पहले जो आप सड़कों पे एहतजाज कर चुके हैं, ये एहतजाज जो है ये हुकूमत को वैसे आप सड़कों पे टफ टाइम दे सकते हैं, लेकिन इसका आगे सियासी तौर पे क्या ये मैनिफेस्ट होगा, ये किस तरीके से ट्रांसलेट होगा हुकूमत के जाने में? 3 पॉइंट्स हमारे। नंबर 1 ये है कि इस वक्त पूरी मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बुरी तरह खराब हो गई है, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, और ये फिर ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि जिससे ये सूबों के दरमियान और कम्युनिटी के दरमियान जो है जंग को हवा दे रहे हैं। नंबर टू जो हमारे लीडर इमरान खान, बुशरा बीबी और जो हमारे कैदी हैं, जो हमारे खवातीन जो जेलों में हैं, और इस वक्त जो हमारे सोशल मीडिया की जो वर्कर को ये गैर कानूनी तौर पर उठा रहे हैं, और उसको जो है ना जिस तरह उसके खिलाफ जोर जबरदस्ती हो रही है और इलीगली और अनलॉफुल उसको जो है अरेस्ट में रखा जा रहा है। और तीसरा जो महंगाई है, यानी जो बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जो टैक्स लगाए गए, इसके खिलाफ जो है ना हम पूरी नोक करेंगे, और इसमें हमारा मुतालिबा होगा कि हुकूमत इस्तीफा दे।
हुकूमत रिजाइन करे। ठीक है सर, ये तो आपका सियासी मुतालबा है ना, इसके लिए आप जलसे करेंगे, आप स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे, लेकिन इससे हुकूमत इस्तीफा तो नहीं देगी। मैं तो आपकी सियासी इसके अलावा हिकमत अमली पूछी, और ये जो जुडिशल मेल्ट डाउन या कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन की बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, ये आपको भी नजर आ रहा है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन होने वाला अगले चंद हफ्तों में? एक वो तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि किस किस्म की बातें कर रहे हैं। ये मुल्क में खुद अनस्टेबिलिटी और पॉलिटिकली जो है ना अनस्टेबल करवा रहे हैं इस किस्म की। यानी इन्होंने जो बात की है कि हम पीटीआई के ऊपर जो है ना बैन लगाएंगे, भाई तुम्हारा बाप ही नहीं लगा सकता क्या? एक सूबे में उसकी हुकूमत है, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, आइन और कानून के मुताबिक अपनी स्ट्रगल जद्दोजहद कर रही है और सबसे पॉपुलर सबसे बड़ी पार्टी है। तो इसका मतलब तुम मुल्क में क्या चाहते हो? ये मुल्क जो है ना आप सरजमीन आइन बनाना चाहते हो? हम तो हर सूरत में जो भी जद्दोजहद करेंगे वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी स्ट्रगल करेंगे। आपका जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ गुफ्तगू है, अभी तक वो फॉर्मली आपके इत्तेहाद का हिस्सा बने नहीं है, इसके कितने इम्कानात हैं? और अगर इम्कान है तो क्या बीच में नकात हैं जिनके ऊपर बात जो है वो थोड़ी सी फंसी हुई है? हमारी कमेटियां बन गई है, हमारी कमेटियां आपस में अभी तय करेंगी। 1-2 दिन में देखते हैं कब मुलाकात होती है, मुलाकात हो जाएगी। उनकी तरफ से भी कमेटी आ गई है। जब बात होगी तो चीजें, क्योंकि आपको पता है कि हमारे दरमियान तरीक़ा बहुत ज्यादा थी, तो हम बहुत एहतियात से आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस वक्त हमारी जरूरत भी है कि जिस सूबे में उसका ताल्लुक है, उसकी पार्टी हमारी भी वही सी है, और वहाँ उस सूबे के खिलाफ जो है ना हुकूमत ने जिस तरह एक दहशतगर्दी के नाम पे जो है ना ये ऑपरेशन चाहते हैं, जिस तरह जो है ना उस सूबे के अवाम के खिलाफ जो है ना इन्होंने मंसूबा बनाया है, तो हम सब खैबर पख्तूनख्वा की जितनी सियासी पार्टियां हैं उनकी रिस्पांसिबिलिटी है कि इस हालात का मुकाबला इकट्ठा होकर करें। सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के मौकफ का साथ दिया। तो क्या टीओआरज हैं, क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हैं? जब वहां पर आपकी मखसूस नशिस्तों के हवाले से आप केस लड़े तो मौलाना साहब तो इलेक्शन कमीशन के साथ उनकी जमात खड़ी थी। तो उसने अभी जो स्टेटमेंट दिया है उसको भी आप नोट कर रहे हैं कि उसने खुशाइन करार दे दिया है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसने अपनी मौक़िफ़ के मुताबिक जो है ना उसको खुशाइन करार दिया है। दूसरा, उसने जो हमारे खान साहब है उसके के बारे में भी बताया कि जो कैदी है उसके खिलाफ जो है ना गैर कानूनी मुकदमात और जो बने हैं ये नाजायज है। ये कल जो इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है असद कैसर साहब, उसमें उन्होंने शिकायत की है और खासतौर पर उनकी बेगम साहिबा ने भी शिकायत की है आपकी कानूनी स्ट्रैटेजी के हवाले से, खासतौर पर अली जफर साहब के हवाले से वो उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जो कानूनी स्ट्रैटेजी है इस पे उन्होंने कहा कि कुछ फोन भी नहीं उठाए शुरू में, उसके बाद फिर वो मुकदमात के लिए उनको लोगों को देखना भी पड़ा। तो इतना कोई खुश कानूनी स्ट्रैटेजी से नजर नहीं आई कल की गुफ्तगू के कॉन्टेक्स्ट में हमें खान साहब? देखिए, मैं चूंकि इससे मुझे इल्म नहीं है और मुझे इसके बारे में डिटेल कोई पता नहीं है और मैं दीगर चीजों को देखता भी नहीं हूं, तो मैं समझता हूं मैं इस पे कम, क्योंकि मुझे कोई इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक आपके सीनियर लीडर। वो कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो गुफ्तगू है उसको तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया, हालांकि हमने 2 मरतबा वो गुफ्तगू दोबारा प्ले करके दे दी। मौलाना वॉज वेरी कैटेगोरिकली उन्होंने बात की कि तहरीक इंसाफ ने उनको कहा कि जो कौमी असम्बली तहलील करने की खैबर पख्तूनख्वा की बात की गई है, लेकिन बहरहाल असद कैसर साहब समझते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई और इसको तरोड़ मरोड़ के चैनल ने पेश किया। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो फिर आखिरी सेगमेंट होगा, जो अदालती फैसले हैं उन हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जो जजेस की मीटिंग की मिनट्स ऑफ मीटिंग्स आए उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17वें इजलास का जो फैसला है, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग सामने आए हैं, उस हवाले से प्रोग्राम के सिलसिले में बात करेंगे। जजेस कमेटी में 2-1 की अक्सरियत से मखसूस नशिस्तों की नजरसानी दरखास्तें गर्मी की तातीलात के बाद सुनने का फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना हो, जबकि केस का तफसीली फैसला अभी जारी नहीं हो। चीफ जस्टिस ने नजरसानी दरखास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने मौकफ इख्तियार किया कि गर्मियों की छुट्टियों के बायस जजेस दस्तयाब नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मौकफ इख्तियार किया कि लोगों के आईनी हकूक हमारी छुट्टियों से ज्यादा अहम है, नाइंसाफी होगी और अगर अपीलों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर न किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि रूल्स के मुताबिक अदालती साल सितंबर के दूसरे पीर को शुरू होगा। छुट्टियां किसी रूल्स के मुताबिक मनसूख नहीं की जा सकती। कमेटी या चीफ जस्टिस अदालती छुट्टियां मनसूख नहीं कर सकती।
چیف جسٹس نے کہا کہ نظر ثانی کا حق آئین نے دیا ہے، تفصیلی فیصلہ بھی تو ان 8 ججز کو ہی تحریر کرنا ہے، تفصیلی فیصلے کے انتظار تک نظر ثانی سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے سے آئین و قانون بے معنی ہو جائے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ نظر ثانی درخواستوں کو 1 ہفتے بعد مقرر کیا جانا چاہیے، 15 روز سے پہلے درخواستوں کو مقرر نہ کرنے پر یہ غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ جسٹس عائشہ کو بیرون ملک سے واپس آنے کے لیے 1 ہفتہ مناسب ہو۔ چیف جسٹس نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 63A نظر ثانی 10 دنوں میں سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال خان مندوخیل دستیاب ہیں۔ آرٹیکل 63A نظر ثانی کے بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس یایا آفریدی کو شامل کیا جائے۔ حسنات ملک صاحب کورٹ رپورٹر اس پورے معاملات کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور سپریم کورٹ کے اندر اور باہر کی جو ایک پولیٹیکل ڈائمینشن ہے اس پر بھی گہری نظر ہے حسنات کی۔ بہت شکریہ حسنات جوائن کرنے کے لیے۔ تو ابھی 2-3 اس میں ایشوز ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ 63A کے حوالے سے جو بینچ بنانے کی بات کی جا رہی نظر ثانی، یہ کہاں سے ایک دم سے آ گیا؟ کیا یہ ایجنڈے کے اوپر تھا یا یہ کوئی ایک نئی چیز ہم نے دیکھا کہ آخری مومنٹ پہ سامنے آئی، یا یہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ اس معاملے کو بھی دیکھنا ہے کسی حد؟ دیکھیں، چیف جسٹس قاضی فائزہ نے حلف لیا ستمبر میں، 17 ستمبر وہ چیف جسٹس کے عہدہ انہوں نے سنبھالا، اور ابھی تک انہوں نے یعنی چھٹیوں سے پہلے 63A کے حوالے سے معاملہ ایجنڈے پہ نہیں رکھا۔ اب یہ بڑا اس معاملے پہ ہر ایک کو تجسس ہے کہ جب چھٹیاں ہو گئی ہیں اور چھٹیوں میں 63A کے حوالے سے نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ ایجنڈے پہ آ جاتی ہے کہ جی یہ کیس فکس ہونا چاہیے اور چھٹیوں میں فکس ہونا چاہیے۔ جنوری فروری میں کیوں نہیں فکس ہوا، مارچ میں؟ اب کیا وجہ ہے؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اگر مخصوص نشستوں کا معاملہ ہم جس طرح پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ معاملہ تھا کہ 2/3 مل جائے حکومت کو، اور 2/3 جب ملے گی تو وہ بتایا جاتا ہے کہ جوڈیشل پیکیج لا رہے ہیں۔ اب جوڈیشل پیکیج کے حوالے سے ججز کے بڑے سیریس کنسرن ہیں اور وہ ان کے کچھ ڈاؤٹ ہیں۔ اب جب اس قسم کے ججز کو کنسرن ہے اور اس میں جس طریقے سے جلدی کی جا رہی ہے، اگر جوڈیشل پیکیج لانا ہے آپ نے تو پی ٹی آئی سے بات کریں۔ جوڈیشری کا تو اتنا سینسٹیو ادارہ ہے، اس میں سارے اسٹیک ہولڈر مل کے بات کریں۔ یہ کون سا جو ہے وہ جوڈیشل پیکیج ہے جو ہے وہ جس کے حوالے سے باتیں بڑے عرصے سے ہوئی کہ جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور وہ چیزیں جو ہے وہ اس پہ مزید ڈاؤٹ بنے۔ اور اس کے لیے چیف جسٹس قاضی فائزہ جس طریقے سے اس معاملے کو ہم نے دیکھا، چاہے وہ نظر ثانی کی درخواست 1 ہفتے میں فیصلہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جلدی فکس ہو، اور دوسرا یہ 63A، دونوں چیزیں لنک اپ ہیں، اور یہ ہے کہ جو ایک تاثر بن رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جی تاکہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے اس کی راہ ہموار ہو۔ اب 63A کا جو معاملہ آپ یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ 63A سے کیسے کانسٹیٹیوشن اس کی راہ ہموار ہو؟ دیکھیں 3-2 سے جو فیصلہ آیا تھا، جیسے منیب اختر نے وہ فیصلہ لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی لا میکر ڈیفیکٹ کرے تو اس کا اور وہ دوسری پارٹی کو ووٹ دے گا تو 63A میں اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، نائل بھی ہوگا اور ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اب یہ انٹرپریٹیشن اس پہ بڑے سوالات ہیں کہ کیا یہ جو ٹیکسٹ ہے اس سے باہر یہ بات سپریم کورٹ کے ججز ایڈ کر سکتے ہیں، اس پہ سوال ہو سکتا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اب جب اگر اس کی ریویو جو چانسز ہیں کہ میں بھی ریویو ہو جائے گی ججمنٹ، تو جب ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو پی ٹی آئی کے 85 لوگ ہیں، ان میں سے 10-12 اگر ان ڈیفیکشن کر لیں کسی طرح بھی، اس ملک کی جو تاریخ ہے وہ کوئی اس میں ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، ڈیفیکشن کوئی 10-12 بندے توڑنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، تو جو وہ ووٹ دیں گے وہ نائل تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی۔ اچھا، تو یہ ایک بڑا سیریس قسم کا اس کے ساتھ جو ریویو پٹیشن جلدی فکس ہونا، تو یہ دونوں چیزیں ایسے لگ رہی ہیں کہ کوشش ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کے ٹینور میں ہی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی جتنی ایفرٹ ہو سکے ہو جائیں، اور اگر یہ ہو سکتی یہ ایفرٹ جو ہے اکتوبر نومبر میں بھی ہو سکتی ہیں، دسمبر میں بھی، کیا ضرور وجہ ہے کہ اکتوبر سے پہلے ایفرٹ ساری چیف جسٹس قاضی فائزہ بھی کر رہے ہیں اور حکومت بھی کر رہی ہے، اور جس قسم کا ریئیکشن آ رہا ہے، اور وہ ریئیکشن یہ نہیں ہے کہ حکومت کو کوئی مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جی ہمیں 2/3 نہیں ملی، اور جو جسٹس قاضی فائزہ اور جسٹس جمال مندوخیل کی انٹرپریٹیشن ہے اس میں بھی ہے کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملیں گی لیکن اس میں کم ملیں گی، اور بظاہر جو ججز ہیں ان کی سمجھ میں یہ ہے کہ پھر بھی 2/3 بن سکتی ہے، اور جس طرح کی انہوں نے انٹرپریٹیشن کی اس میں ذرا مشکل ہے، پھر 63A کی ہڈل ہے۔ اب 63A جو ہے وہ کیس جو چھٹیوں میں لگنا، وہ اس ڈاؤٹ کو بالکل جو ہے وہ اس میں حکومتی جو ایک موقف ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ریویو میں جانا چاہتے ہیں، ریویو کے لیے جو یہ اعلیٰ عدالت نے یہ رول طے کر دیا کہ ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد ریویو میں جا سکتے ہیں، سو ڈیٹیل ججمنٹ آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، اور جب اس سے لیٹ آئے گا، لیٹ ریویو ہوگا،
تو اس میں وزن ہے نا حکومتی گلے کے اندر کہ بھئی پھر جلدی ججمنٹ دیں. دیکھیں NRO کیس ہم نے دیکھا، اس میں امپلیمنٹیشن جو تھی، جو سوئس اتھارٹیز کو خط لکھنا تھا وہ 2 سال بھی لیٹ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد توہین عدالت کی کارروائی ہوئی. کوئی ایسی نہیں ہے کہ بھئی ابھی الیکشن کمیشن میں 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 2 مہینے بھی اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے وہ ریویو دائر کر سکتے ہیں. ابھی رک جائیں، کوئی ایسی جلدی کوئی سپریم کورٹ یہ تو نہیں ہے کہ ان کو دوسرے جب ڈیڈ لائن نہیں میٹ کریں گے تو ان کے پہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جائے گی. وہ جس طریقے سے جلدی کی جا رہی ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو 2-3 سوئنگ ووٹ تھے 8 میں سے، کوشش ہوگی کہ وہ پھر ملیں اور میجارٹی ہو، اور پھر تاکہ یہ سیٹیں جو ہم کہتے ہیں کہ مال غنیمت، یہ 23 سیٹیں پھر حکومتی جماعتوں کو ملیں، اور پھر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ. تو سارا جو فوکس ہے وہ 2/3 اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، جوڈیشل پیکج، اور اس سے اب جوڈیشل پالیٹکس بھی اس کے ساتھ لنک اپ ہے، اور ڈویژن تقسیم ججز میں بہت بڑھ گئی. بہت شکریہ اسناد ملک صاحب، ہمیں پوری جو اس میٹنگ سامنے آئے ہیں اس کا کانٹیکٹ سمجھا رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.